सर, जो मेजर इशू है क्रूड का या फिर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का, वो अपनी जगह पर अभी भी कायम है। लेकिन अगर हम बाजार के अन्य चीजों की बात करें, तो अर्निंग पिक्चर अच्छी रही है। टैक्स कलेक्शन के जो डेटा आ रहे हैं वो अच्छे निकल के आ रहे हैं। फंड फ्लोज एफआईज के फ्रंट पर थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस आपका बाजार को लेकर है, और क्या अब ये कुछ दिनों की बात है? बाजार अपनी रेंज से निकल के आगे बढ़ने के लिए आपको कितना तैयार नजर आ रहा है? जी, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप जैसे आपने कहा कि मार्केट को जितने पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए थे उसके हाथ में है अभी। जो क्रूड प्राइस हाइक्स हैं जो होनी थी, अभी भी मुझे लगता है थोड़े हायर साइड पे है क्रूड प्राइसेस पर। जैसे-जैसे वहाँ पे सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, क्रूड प्राइसेस नीचे आएँगे। दूसरी तरफ अर्निंग्स, डिस्पाइट द वेस्ट एशिया क्राइसिस, अर्निंग्स जो हमारे थे पिछले क्वार्टर के, मोस्टली आउट परफॉर्म किया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को, और काफ़ी अपग्रेड्स भी आए हैं उसके बाद। और तीसरा जो इश्यू है, एफपीआई सेलिंग का जो था वो भी रिवर्स हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? इसके इसके 2 कारण हैं, अभिषेक। एक तो जो मार्केट में ब्रॉड लिक्विडिटी है वो अभी भी नहीं है, पर वो आएगी और लग रहा है कि आ रही है वापस। दूसरा बड़ा इश्यू जो था कि जो बॉन्ड यील्ड्स थी ग्लोबली, वो काफ़ी स्पाइक कर रही थी, और अब जो 30 ईयर बॉन्ड्स थे 5% के ऊपर चले गए थे यूएस में, और एक ऑलमोस्ट मिनी क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही थी, जहाँ पे काफ़ी शॉर्ट पोज़ीशंस भी थी यूएस डॉलर बॉन्ड्स में। अब कल जो यूएस फेड सेक्रेटरी ने जो अनाउंस किया कि वो सितंबर 9 से बॉन्ड बाइंग स्टार्ट करेंगे, तो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन यूएस गवर्नमेंट ने उन स्पेक्युलेटर्स को दिया है जो यूएस बॉन्ड्स को शॉर्ट कर रहे थे, इस एक्सपेक्टेशन में कि यील्ड्स बढ़ेंगी और बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे। तो ये जो रिवर्सल हमने देखा कल, मुझे लगता है कि ये अब ये प्ले आउट करता रहेगा, अभिषेक, और इसका पूरा फायदा होगा रिस्क एसेट्स को, जिसमें गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, प्रेशियस मेटल जो प्रेशर में थे, इमर्जिंग मार्केट जिसमें इंडिया एक काफ़ी ऊपर आता है। तो मुझे लगता है कि सप सितंबर 9 से और उसके पहले से आप काफ़ी पॉजिटिव फ्लोज़ देखना शुरू करेंगे एफपीआईज़ के भी इंडियन मार्केट में। प्रॉब्लम फिर भी ये रहेगी कि हमारे जो लार्ज कैप्स हैं, उनकी अर्निंग्स अच्छी नहीं रही है और एफपीआईज़ उन्हें नहीं लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फ्लोज़ आएँगे भी वो शायद निफ्टी हेवी स्टॉक्स में ना आए, लार्ज कैप्स में ज़्यादा ना आए, पर ग्रोथ ओरिएंटेड मिड और स्मॉल कैप्स में आएँगे। तो मेरी सलाह इन्वेस्टर्स को ये रहेगी कि बिल्कुल अपना एलोकेशन बना के रखिए मार्केट में। जो करेक्शन है उसको यूज़ करिए, पोर्टफोलियो को रीजिग करने में ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस करिए, क्योंकि वहीं पे रिटर्न बनेगा। अभय जी, फिर बाजार में जो स्वीट स्पॉट है, अगर मैं सेक्टर के लिहाज से आपको पूछूं तो वो क्या लग रहा है? और मैं एक और सवाल इसमें जोड़ देता हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका कॉन्फिडेंस कितना है? और उसमें भी दो धड़े हैं, प्राइवेट पीएसयू, ये डिबेट हमेशा होती है। उसमें क्या बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, पहली जो आपने सवाल पूछा, जो स्वीट स्पॉट है, हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट पिछले 2-3 साल से फार्मा है, और वो हम उसी को मेंटेन करने वाले हैं। और फार्मा में भी 2 भाग हैं, अभिषेक जी। एक तो है जो पुराने लार्ज कैप्स जेनेरिक कंपनीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ और मार्जिन के लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा। पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक बड़ा सेगमेंट है कंपनीज़ का इंडिया में, जो स्मॉल और मिड कैप फार्मा कंपनीज़ हैं, जो बहुत फ़ास्ट इमर्ज कर रही हैं। इनके रिज़ल्ट्स भी पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छे थे। तो एक मिड और स्मॉल कैप फार्मा इनोवेटर्स की मैं कैटेगरी डिफ़ाइन करूँगा। जेनेरिक्स बिल्कुल नहीं लाऊँगा उसमें, पर जो सीडीएमओ, फ़ॉर्मुलेशंस, इनोवेशन, आर-एंड-डी पे फ़ोकस कंपनीज़ हैं, जो रजिस्ट्रेशंस कर रही हैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स का डेवलप्ड मार्केट्स में, यूरोप में, यूएस में, मुझे लगता है कि ये यहाँ से मल्टी बैगर्स निकलेंगे। दूसरा हमारा जो बड़ा ओवरवेट है मॉडल पोर्टफोलियो में, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का। और काफ़ी लोग इसको बड़ा नैरोली डिफाइन करते हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज़ हैं इस सेगमेंट में, और इसमें मैं ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंपनीज़ को भी जोड़ना चाहूँगा। तो एक बहुत बड़ा स्पेस है, और इन कंपनीज़ ने अपने पिछले क्वार्टर में देखा हमने कि सेल्स भी काफ़ी ग्रो करी, गाइडेंस भी बहुत अच्छी थी, और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, और बैलेंस शीट क्वालिटी टॉप क्लास है, कोई भी लेवरेज नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है, जो ऑटो को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को
और काफ़ी सारे सेगमेंट्स को इंडिया में और ग्लोबली कैटर करता है, वो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ सेगमेंट है। तो ये हमारे 2 ओवरवेट हैं और बैंक्स में पिछले 3 साल से लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में हमारा नेगेटिव व्यू है, ज़ीरो एलोकेशन है मॉडल पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो दिख रहा था कि ग्रोथ के लिए ये स्ट्रगल करेंगे क्योंकि डिपॉज़िट्स जिस हिसाब से ये लोग ग्रो करते थे 20-20% अब वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से लेंड भी नहीं कर पा रहे हैं और वो दिख रहा है नंबर्स में। मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ स्मॉल और मिड साइज़ बैंक्स में क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे ग्रोथ नंबर्स दिखाए हैं, जो पुराने एनपीए के प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा जो लेंडिंग इंडस्ट्री है, उसमें सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट है अभी स्मॉल और मिड साइज़ बैंक्स का और लार्ज एनबीएफसीज़ का। तो एज़ एन इन्वेस्टर मैं इस सेगमेंट पे फ़ोकस करूँगा अभिषेक। अब वैसे सर कंजम्पशन स्टॉक्स की बात करें तो हमने देखा कि कुछ-कुछ चिंताएँ रहीं। एक तो मॉनसून को लेकर चिंता रही, दूसरा राइजिंग फ्यूल प्राइसेस को लेकर चिंता रही और वो चिंताएँ अभी भी कायम हैं और काफ़ी समय हो गया कि जब मतलब कंजम्पशन में कुछ सेलेक्ट पैक्स होंगे जहाँ पर पैसे बने हुए अदरवाइज़ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करने के बावजूद भी लोगों के पैसे बन नहीं पाए इस सेक्टर में। आप कैसे एनालाइज करते हैं और आपके हिसाब से विद इन कंजम्पशन बास्केट कहां पर अच्छे मौके हैं? जी, अभिषेक देखिए इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी है ये नेक्स्ट 10-15 इयर्स का प्ले है और जो इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है इस स्पेस ने वो इसलिए किया है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी हाई थी। आप पिछले 3 साल 2 साल के पहले के आप वैल्यूएशंस देखिए जो लीडिंग हमारे कंजम्पशन कंपनीज़ हैं, काफ़ी एमएनसी कंपनीज़ हैं उसमें, वो 50 से 70 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे। तो अगर उस वैल्यूएशन पे आप ग्रोथ ना दिखा पाएँ, जो पिछले 2-3 साल में वॉल्यूम ग्रोथ इतना था नहीं, तो ऑब्वियसली एक प्राइस करेक्शन, वैल्यूएशन करेक्शन होगा। तो अच्छी बात ये है कि कोई डैमेज नहीं हुआ है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को, कोई शार्प करेक्शन नहीं देखा हमने प्राइस में। हाँ, बट ये बात एकदम ठीक है कि रिटर्न नहीं बना है पूरे एफएमसीजी पैक में और ये फिर से एक बार दिखाता है कि वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, पर अगर आप उन्हें बहुत महँगे प्राइस पे लेंगे तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। अब मुझे लगता है कि जो रीसेंट ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, इंडिया में कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक सिर्फ़ एफएमसीजी पैक से अगर आप अपनी नज़र हटाएँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन रिटेल कंजम्पशन, रिटेल डिलीवरी का जो बिज़नेस मॉडल इमर्ज हो रहा है और काफ़ी जो न्यू एज कंपनीज़ हमने देखी जो डी2सी बिज़नेस कर रही हैं, आई थिंक काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए। रिस्क सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स का हमेशा रहेगा कंजम्पशन पैक में क्योंकि सबको ईज़ी लगता है उसमें इन्वेस्ट करना कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम करें इन स्टॉक्स को उस समय जब पार्टिसिपेशन लो है, इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा कंजम्पशन स्टॉक से। ठीक है। ये राय होगी। एक और स्टॉक है उसकी ज़्यादा हम बहुत चर्चा करते नहीं हैं, मतलब एक और सेगमेंट है, वो है पावर का। और पावर हमने देखा कि पोटेंशियल तो है, कैपेक्स भी खूब हुआ है। डेटा सेंटर से भी आगे हो सकता है कि डिमांड निकल के आए, लेकिन ये फ्यूचर की बात है अभय जी। लेकिन टाटा पावर है, एनटीपीसी है, आरईसी, पीएफसी जैसे शेयर हैं। अगर आप पिछले साल भर देखेंगे तो लोगों के पैसे बने नहीं हैं और एक समय आता है कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी से थोड़ा सा डिमांड बढ़नी जब शुरू होती है समर की, तो शेयर चलने शुरू होते हैं, उसके बाद फिर ये भी फिजल आउट हो जाता है। आपकी राय क्या है इस सेगमेंट को लेकर? जी देखिए कंज़म्पशन की तरह अभिषेक मैं फिर कहूँगा कि एवरग्रीन सेगमेंट है। अगले 10 साल तक हमको मालूम है कि हम एक लार्जली पावर डेफ़िसिट कंट्री रहने वाले हैं क्योंकि जो इकोनॉमी का ग्रोथ है उसको बैक करने के लिए जो हमारी पावर डिमांड है, वो बहुत हाई है। चाहे वो थर्मल से आए, चाहे वो सोलर से आए, विंड से आए, पर हमको कंटीन्यूअसली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये काफ़ी कैपेक्स हेवी बिज़नेसेस हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ चल रहा होता है उस टाइम पे पता नहीं चलता पर इन्वेस्टमेंट फेज़ जब खत्म होता है और बैलेंस शीट ब्लोट हो जाती है, तब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है, उनमें हमें कंप्रेशन दिखता है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये साइक्लिकल बिज़नेसेस हैं अभिषेक, जब कैपेक्स साइकिल खत्म हो गई है तब इन्वेस्टर्स को इसमें आना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस तब उस समय कम होते हैं और जब एक तेजी में हो पूरा सेगमेंट तब मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को एक टाइम पे इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सेगमेंट पावर सेगमेंट
कोई मल्टी बैगर क्रिएटर नहीं है। ये आपको एक जो शुरू के जो मल्टी बैगर्स क्रिएट होने थे इस सेगमेंट में वो हो गए हैं और अब जो है वो इन्वेस्टर्स को एक स्टेडी रिटर्न मिलेगा और उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक से और इस सेगमेंट से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टडी रिटर्न्स मिल सकते हैं। मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद आप ना करके चलिए पावर सेगमेंट से। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अभय जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की और हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी बनाने में आपने आज हेल्प की है। थैंक यू सो मच।